नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है यूपी की सियासत। अब यूपी पर इतनी ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैनपुरी चुनाव, रामपुर के चुनाव और खतौली चुनाव बहुत नजदीक है। 2 दिसंबर हो चुका है और 5 दिसंबर को चुनाव होना है। 8 तारीख को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ मुद्दे ऐसे सामने आए, कुछ बयान ऐसे सामने आए जिनको लेकर और भी ज्यादा सियासत में खलबली मचने लग गई है। सबसे पहले आपको अखिलेश यादव का बयान याद दिला देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केशव प्रसाद मौर्य हो गए या फिर ब्रजेश पाठक हो गए, उन्हें हम मुख्यमंत्री बना देंगे अगर 100 विधायक वो अपने साथ ले आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर राजा भैया की बात की जाए तो राजा भैया के नाम का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक अलग मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को लेकर, तो शिवपाल सिंह यादव पर भी एक और मुद्दा सामने आया है कि पहले उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, उसके बाद यहाँ पर सीबीआई का कहीं ना कहीं उन पर छापा पड़ने की बात की जा रही थी। ये 3 मुद्दे हैं और इसके साथ साथ एक और मुद्दा सामने आता है ओपी राजभर का, जहां पर ओपी राजभर की तरफ से उनके जो बेटे हैं अरुण राजभर, उन्होंने भी शिवपाल सिंह यादव के ऊपर तंज कस दिया चापलूसी को लेकर, क्योंकि शिवपाल ने एक बार बयान दिया था कि अखिलेश के साथ सिर्फ चापलूस रहते हैं, वो चापलूसों से घिरे रहते हैं। अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भी कम नहीं है मुद्दों के मामलों में, लगातार मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, लगता है ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ही जाते नजर आएंगे। तो मैं अपने न्यूज रूम में मौजूद हूँ और अपने सहयोगियों से बातचीत करूंगी कि आखिरकार जो चुनाव नजदीक आने वाले हैं, क्या उसी वजह से इतने सारे मुद्दे यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर योगी सरकार ये सब करती नजर आ रही है। तो मेरे साथ यहाँ पर प्रियांशी है, तो मैं प्रियांशी से सवाल लूंगी। यहाँ पर देखा जाए, मैंने मुद्दों की बात की, कितने सारे मुद्दे यहाँ पर है। अगर सबसे पहले बात अखिलेश यादव पर करें तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर ऑफर दिए हैं बीजेपी नेताओं को, तो उस पर आपकी क्या राय है कि आखिरकार ये चुनावों की वजह से हो रहा है? जाहिर सी बात है कशिश, ये चुनावों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ अखिलेश यादव अगर ऑफर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को ऑफर देती हुई नजर आई थी। चाहे बात कर ली जाए यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर वह हमारे खेमे में आते हैं, बीजेपी में आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन उनसे पहले भी ऐसे कई नेता हैं जो बयान दे चुके हैं कि शिवपाल यादव को अब बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर बीजेपी ये काम कर सकती है तो भला समाजवादी पार्टी क्यों नहीं, क्योंकि पूरा फायदा तो यहाँ पर बसपा भी उठाती हुई नजर आई है। बहुजन समाज पार्टी में हाल ही में कुछ मुस्लिम नेता शामिल हुए थे और मायावती उनका स्वागत करती हुई नजर आई थी। उन्होंने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। तो एक तरीके से देखा जाए, यादव और मुस्लिम फैक्टर सपा के लिए काफी मायने रखता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी और सपा के लिए दलित वोट बैंक भी मायने रखता है, क्योंकि बसपा ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा है तीनों ही सीटों पर। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसी को ऑफर दे रही है अपने खेमे में लाने के लिए। अब बात की जाए यहाँ पर मायावती को लेकर, राजा भैया को लेकर, ओपी राजभर को लेकर, लगातार यहाँ पर ये तीनों ही अभी पीछे हटते नजर आ रहे हैं, साथ नहीं देना चाहता कोई भी अखिलेश का। लेकिन अगर अभी 2 तारीख हो चुकी है, अभी महज 2 दिन लगभग है चुनाव में, 5 तारीख को चुनाव है, अगर ये तीनों कहीं ना कहीं सामने आते हैं अखिलेश का साथ देने के लिए, तो अखिलेश को कितना बड़ा फायदा देखा जा सकता है मैनपुरी उपचुनाव? जाहिर सी बात है यहाँ पर अखिलेश को बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी, टीएमसी और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये दावा किया गया, ऐलान ये किया गया कि पूरा ही विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को भी पूरा फायदा होगा अगर यहाँ पर महागठबंधन देखने को मिलेगा, क्योंकि ओपी राजभर ने साफ तौर पर कह दिया कि वह बार बार सवाल मायावती और अखिलेश यादव पर इस वजह से उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें एकजुट होना चाहिए था। अगर वह एकजुट होते तो शायद हम जीत हासिल कर लेते, इस वजह से वह सवाल उठाते हुए नजर आए। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर किसी भी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन देखने को मिलेगा तो अखिलेश यादव को फायदा ही होगा। लेकिन फिलहाल तो अखिलेश यादव को पूरा भरोसा ये है कि उन्होंने अपने चाचा को मना लिया, यानी कि शिवपाल सिंह यादव को मना लिया। तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी अब और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आई, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव पार्टी के एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से यादव फैक्टर के साथ साथ मुस्लिम फैक्टर भी बढ़ता है, क्योंकि वह जनता को टाइम देने के लिए हमेशा ही आगे रहते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी अब मजबूत होती हुई दिखाई देगी। यानी कि अभी समाजवादी पार्टी मजबूत होती नजर तो आ रही है, लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या सच में माना जाए कि मैनपुरी चुनाव में जीत यहाँ पर अखिलेश यादव का कुनबा ही करता नजर आएगा, यानी कि सपा पार्टी की ही जीत होगी? दीपक भी मेरे साथ यहाँ पर है, उनसे यही सवाल करेंगे कि अभी जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है, जानकारियां सामने आ रही है, क्या साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि डिम्पल यादव की जीत पक्की है वहां पर? देखिए, इतनी आसान से जीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीएसपी के वोटर्स कभी भी पाला बदलकर रघुराज सिंह शाक्य की जीत दिला सकते हैं। उसके
बाद अगर देखा जाए तो कुछ और बड़े विपक्षी नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दें, क्योंकि एक पार्टी जब आगे बढ़ती दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि वो हमसे ज़्यादा आगे निकल जाए। जैसे बीएसपी एक समय आगे थी, लेकिन सपा अचानक से उनसे आगे निकल गई, फिर सपा से भी आगे बीजेपी निकल गई। तो ऐसी कई सारी राजनीतिक पार्टियां। इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट की चर्चा इस वजह ज़्यादा है क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव की सीट थी, यानी नेताजी की सीट थी, इसलिए बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां श्रद्धांजलि दे रही है। और दूसरी वजह यह है कि बीएसपी जैसी बड़ी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और वो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, एमसीडी चुनावों तक उनका कहीं ना कहीं बड़ा एक फैलावा है, जहां पे तक वो कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी की जितनी ज़्यादा सीटें हो सके वो निकाल सके। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस समय गुजरात में भी चुनाव है, वहां पर भी उनके कुछ प्रत्याशी उतरते तो वहां पर भी उनकी नजरें हैं। रही बात मैनपुरी की, तो मैनपुरी में आज चुनाव हो रहा है और अगर 2024 की तरफ देखें 2024 में फिर चुनाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ऐसे में सभी पार्टियां जोर नहीं लगा रही इतना, क्योंकि उनको पता है कि अभी पैसा खर्च करना बेकार हो सकता है। डिंपल जीत जाए या रघुराज सिंह शाक्य जीत जाए, लेकिन 2024 में फिर इस सीट पर हमें जंग लड़नी होगी किसी और पार्टी से सीट छीनने के लिए। लेकिन 2 सालों के बीच आप इतना भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे, वो भी डबल इंजन की सरकार में, क्योंकि बीजेपी की सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी। तो बीएसपी और सपा को मालूम है, लेकिन सपा पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के पिता की सीट रही, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। चाचा शिवपाल कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस सीट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी को स्टार प्रचारक बनाकर यहाँ पर डिंपल की जीत दिलाए। लेकिन डिंपल की जीत में सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई रहेगा तो वो खुद डिंपल यादव रहेंगे, क्योंकि डिंपल यादव कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा प्रचार कर रही हैं, कितना लोगों से उनका मेल मिलाप हो रहा है, ये भी देखा जा रहा है। क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य हाथ जोड़े खड़े नजर आते हैं, लेकिन अगर वही डिंपल यादव की बात करें तो उनका कोई ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट, कोई बयानबाजी नजर नहीं आती। तो क्या वो वादे कर रही है जनता के लिए जो वो काम करके देंगे, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए कि आने वाला जो समय है चुनाव का, उसमें लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में पूरा यादव कुनबा लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो हाँ, योगी सरकार की तरफ से सीएम योगी ने रैलियां जरूर किया, जनसभा की, तो यहाँ पर उतना ज्यादा क्यों प्रभाव नहीं दिखा रहे या उतना ज्यादा क्यों काम करते नजर नहीं आ रहे जनता के बीच में, जितना यहाँ पर सपा पार्टी करी है? पीछे क्यों रह रही है बीजेपी? देखिए, बीजेपी को, जैसे कि आपको बताया कि बीएसपी को मालूम है कि अगले 2 साल बाद फिर चुनाव होंगे, वैसे बीजेपी को भी अच्छे तरीके से पता है चुनाव होंगे। और बीजेपी की भी यहाँ पर चर्चा इस बात की कि उनके ज़्यादातर मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक इस समय एमसीडी, गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव, वहाँ पर ज़्यादा व्यस्त है। तो यहाँ पर योगी सरकार के तमाम बड़े बड़े मंत्री, जिसमें ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, निरहुआ यादव की बीच में चर्चा काफ़ी हो रही थी, लेकिन वो नहीं आया अभी तक। तो ऐसी काफ़ी चर्चा इन मंत्रियों की हो रही है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस बार एक ऐसी गहरी चोट पहुँचाई जाए जिससे कि वो घाव इतना गहरा रहे कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव उसको अगर कुरेदा जाए तो उसमें से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जख्म बढ़ता जाए, यानी कि ये सीट किसी तरीके से बीजेपी वापस ले ले। सपा का ये गढ़ रहा है, 30-35 साल की चर्चा रहती है, तो इतनी आसान बीजेपी के लिए भी नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई जादू करेगी और तुरंत ही वो जीत जाएंगे, उनके लिए भी बहुत मुश्किलें रहेंगी। रघुराज सिंह शाक्य को अभी उतारा है, बाद में दोबारा से उनको और मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो जनता के बीच एक नामी गिरामी चेहरा बन चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर लगातार कोशिशें करते नजर आ रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है, अभी भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और भी अपने सहयोगी से सवाल यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला इस वक्त इतना ज्यादा गरमाया हुआ है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, ऐसे बहुत सारे राज्य है, कहीं पे चुनाव है, कहीं पर कोई और मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो बहुत नजदीक है। तो मेरे साथ आसिफ सर भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की वापसी की भी बात हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव की वापसी की, अपर्णा यादव को वापसी करनी होती तो शायद पहले ही कर चुकी होती, तो अभी भी बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि अपर्णा अपने शब्दों से कहीं ना कहीं डिंपल यादव का साथ ही देती नजर आ रही है? देखिए कशिश, इसमें इसलिए क्योंकि देखिए एक पारिवारिक नाता रहा है उनका कहीं ना कहीं। आज इस वक्त 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त वो मुलायम का परिवार छोड़कर जो है बीजेपी में गई, लेकिन जिस उम्मीद से गई वो शायद उस पर उम्मीदों पे खड़ा ना हो पाया, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारी भी नहीं दी, ना विधानसभा में टिकट मिला, ना ही एमएलसी में टिकट मिला। और इतना ही नहीं, जब लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे तभी उन्हें जो है टिकट नहीं मिला। यही वजह है कि लोगों के मन में शक भी आया और एक अपर्णा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया था जिसमें वो थोड़ा भावुक होते नजर आई थी और उसे ये एहसास हुआ कि शायद वो जिस उम्मीदों से गई थी वो उन्हें नहीं मिला। यही वजह है कि लोगों के मन में सवाल भी आए कि शायद वो वापसी कर सकते हैं, वो डिंपल भाभी का साथ दे सकती है। देखिए, ये इमोशनल तौर पे ये सारी चीज़ें ठीक लगती है, जब हम इसको सियासी तौर पे देखते हैं फिर इसका कोई वजूद नहीं रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो वापसी कर सकते हैं या फिर जो है डिंपल का साथ दे सकते हैं, क्योंकि वो जिस पार्टी में गई है लाजमी है कि उन्हीं का वो साथ देंगे और मुझे लगता है कि रघुराज के ही साथ। अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आई है, जितनी भी खबरें आई है, तो आपको क्या लगता है अपनी पर्सनल राय पे कि रघुराज की जीत आसान है या फिर डिंपल यादव? देखिए, मुझे लगता है कांटे की टक्कर है, क्योंकि रामपुर और जब आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे तब भी कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ आसानी से जीत जाएंगे। देखिए दिनेश लाल निरहुआ ने जीत लिया, बीजेपी जीत हो गई। तो अब जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और जैसे जैसे बीजेपी ने अपना
अपना कमल खिलाना शुरू किया है। तो इतना आसान नहीं है कि एक तरफा, हाँ इसमें ज़रूर है कि मुलायम सिंह की बनी बनाई वो विरासत है, लेकिन उसको कामयाब बचा पाएंगे अखिलेश यादव ये भी मुश्किल है। तो दोनों में कांटे की टक्कर है, 50-50 चांसेस है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर, जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ सर ने भी कहा कि चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है दोनों ही लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर ये देखना है कि 5 तारीख को आखिरकार जब वोट डलते हैं उसके बाद क्या कुछ सामने आता है कि कितने प्रतिशत किसके खेमे में वोट गए। उसके बाद 8 तारीख को नतीजा तो साफ ही हो जाएगा कि आखिरकार कौन यहाँ पर जीत हासिल करता नजर आए। लेकिन सबसे अहम कि यहाँ पर गठबंधन की जरूरत भी पड़ सकती है और निर्दलीय दलों की भी जरूरत पड़ सकती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।